हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी मास मूवमेंट के बारे में जिसको गांधी जी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या यूं कह दूं कि ड्यूरिंग नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर स्टार्ट किया था। आज हम बात करने वाले हैं नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के बारे में। गाइस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रिटिशर्स की तरफ से जिस तरीके से रिप्रेसिव पॉलिसीज का एक और कह सकते हो आप लोग एक फिर से उनकी तरफ से एक बुरा और आप कह सकते हो कि अंधा कानून लाया गया था जिसका हमने जिक्र आपको लास्ट वीडियो में किया। हमने उसमें पढ़ा जो है रॉलेट एक्ट के बारे में, किस तरीके से रॉलेट एक्ट के चलते जलियांवाला बाग मैसाकेयर हो जाता है, फिर हंटर कमीशन आता है और किस तरीके से जो इंडियन नेशनलिस्ट उस टाइम पर थे जिनके अंदर ये जुनून था हिंदुस्तान के लिए कुछ करने का, उन्होंने अपने जो मेडल्स थे वो तक ब्रिटिशर्स को वापस कर दिए। अब हम ये चीज तो समझ चुके थे कि ब्रिटिशर्स जब टेंशन फ्री रहेंगे वो कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान को जो है वो आजाद करें। गाइस मैंने यहां पर वर्ड यूज किया टेंशन फ्री। तो आप सोच रहे होंगे कि टेंशन फ्री कैसे। देखिए जब तक वो वॉर में इन्वॉल्व थे, जब तक वो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ रहे हैं, तब तक हमको क्या दिख रहा है कि वो हमारी शर्तें मानने पर मतलब रेडी हो गए थे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको जो है जैसे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हमें दिया। किस लिए दिया? क्योंकि उस टाइम वो इन्वॉल्व थे कब? वर्ल्ड वॉर 1 में। लेकिन जैसे ही 18 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाती है तो भाई साहब 19 में वो हमारे लिए एक गंदा वाला एक अंधा कानून लेकर आते हैं कि आज के बाद कोई भी इंडियन अगर अपने हक को लेकर बात करेगा उसको उठा के जेल में डाल दो, उसको 2 साल के लिए जेल डाल दो, उसको यह तक मत बताओ कि तुमको कब छोड़ा जाएगा। और यह तक भी नहीं पता था कि वो हड्डियां तोड़कर बाहर आएगा या वो डेड बॉडी लेकर बाहर आएगा। नोबडी नोज कि उसके साथ क्या होगा। यह एक गंदा कानून, ये एक अंधा कानून इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया। नाउ गांधी जी हैज रियलाइज्ड दिस थिंग कि ब्रिटिशर्स क्या चीज है और ब्रिटिशर्स के साथ क्या टैकल करने की हमें जरूरत है। साथ ही साथ गाइस हमने ये चीज भी इससे पहले हमने लखनऊ पैक्ट को डिस्कस किया था। लखनऊ पैक्ट में यूनिटी देखी गई थी तभी जाकर ब्रिटिशर्स ने हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दिया। लेकिन जिस तरीके से ब्रिटिशर्स जो एक्ट की बात कर रहे थे उससे कोई भी सहमत नहीं था, ना इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत थी उस बात से, ना मुस्लिम लीग इस बात से सहमत थी। और जिसके चलते फिर से इन दोनों में धीरे धीरे एक दरार जो है वो फिर से हमें दिखाई देती थी। जिस लखनऊ पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ हाथ जोड़कर बात करी थी कि हम लोग एकदम मिलकर जो है वो लड़ेंगे, अब फिर से उनके बीच का जो गैप है वो हमें वाइड होता हुआ दिखाई दे रहा था। नाउ गांधी जी जो है इस टाइम पर इंडिया के अंदर थे। गांधी जी ने जैसे मैंने आपको बताया था कि चंपारण सत्याग्रह करके बैठ चुके हैं, अहमदा मिल स्ट्राइक करके बैठ चुके हैं, जिन्होंने के लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ा ली थी इन छोटी छोटी मोमेंट्स को करके। नाउ अब क्या था? अब नाउ गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिशर्स ने इतने बड़े बड़े एक्ट पास कर दिए, ये राउलेट एक्ट का पास आ जाना, ठीक है। तो अब गांधी जी चांस ढूंढ रहे थे कि वो कोई बड़ी मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट करे ताकि हमारा जो देश है वो जल्द से जल्द आजाद हो जाए। लेकिन गांधी जी एक बात को बखूबी यहां पर जानते थे कि अभी के टाइम पर हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो डिवाइडेड है। ये डिवाइड है कम्युनिटी के बेस पर, ये डिवाइड है हायर कास्ट लोअर कास्ट के बेस पर। तो यहां पर काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिटी ऑफ नेशंस का कंसेप्ट जो है वो चल रहा था। नाउ गांधी इज रियलाइज्ड वन थिंग कि हमें आजादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक ना हम लोग एकजुट होकर इस गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे। जब तक हम में यूनिटी नहीं देखी जाएगी तो ये सब नहीं होगा। अब यहां पर क्या हो रहा था? गांधी जी अभी सोच ही रहे थे, इस बारे में विचार कर ही रहे थे कि ऐसा कब होगा, कब मुझे चांस मिलेगा कि मैं हिंदू और मुस्लिम्स को एकजुट करके जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ा कर दूं और कह दूं कि चलो हम लड़ेंगे इनसे और इनको अपने देश से बाहर निकाल देंगे। अब ये चांस गांधी जी ढूंढ ही रहे थे कि ये चांस उनको दे दिया खुद ब्रिटिशर्स ने प्लेट में सजा के। नाउ आप सोच रहे होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या ब्रिटिशर्स कैसे चांस देंगे? ब्रिटिशर इतने पागल थे क्या? ऐसा कुछ नहीं था। हुआ क्या गाइस, देखिए जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, जब वो एंड हो गई ना, वर्ल्ड वॉर एंड होते ही ब्रिटेन ने टर्की पे भी अटैक किया था। टर्की पूरी मुस्लिम कंट्री है
एंड टर्की में दोस्तों अगर हम गौर फरमाएं तो टर्की में क्या था, मुस्लिम कम्युनिटी के जो सबसे बड़े जो इनके मतलब खलीफा थे, खलीफा इज कंसिडर एज द, आप कह सकते हो कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट मेरे को जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है कि क्या था, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं उनके बाद जो उनके सक्सेसर बने, हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद की जगह किसी ने नहीं ली, बट उनके नाम पर जो है वो रूल होता था, बिकॉज इन मुस्लिम कम्युनिटी प्रॉफिट मोहम्मद इज ऑलवेज इन अ हायर पोजीशन एंड नोबडी इज इक्वल टू हिम, ठीक है, कोई उनके बराबर नहीं है, बट हाँ उनके जो सक्सेसर होंगे, जो उनके बाद जिन्होंने इस पोस्ट को संभाला, उन्होंने उनके नाम पर जो है रूल किया। जैसे रामायण के टाइम पर राम के नाम पर भरत ने जो है उनकी जो है चरण, जो मतलब वो जो खड़ावे वो पहनते थे, उनके चरण की वो जो चप्पल काइंड ऑफ जो थी उसको उस गद्दी पे रखकर राज किया था। वैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर जो है वो रूल होना स्टार्ट कर दिया एंड दे सेट दैट मतलब लीडर एज खलीफा। अब टर्की पर अटैक हो जाना, ब्रिटेन का अटैक हो जाता है टर्की पर क्या हो जाता है, जैसे अटैक हो जाता है, दे रिप्लेस द खलीफा फ्रॉम हिज पोस्ट, उसको वहां की पोस्ट से हटाते हैं। एंड सेम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरह ही वहां पर भी उनकी जो कॉलोनलिज्म की पॉलिसी है वो सामने आना स्टार्ट हो जाती है। आप देखिए यहां पर पॉइंट को समझिए, मुस्लिम कम्युनिटी के हेड खलीफा है, खलीफा के साथ कुछ होगा, दुख किसको होगा, पूरी एंटायर कम्युनिटी को होगा। और यही चीज हुई, जैसे ही खलीफा को कम्युनिटी से, उनकी जो पोस्ट से, उस पोस्ट से हटाया गया, तमाम वर्ल्ड में जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। तमाम मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो खलीफा के साथ जो है खड़ी हो गई और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी इसका जो है वो असर देखा गया। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, दे स्टार्ट एजिटेटिंग टुवर्ड्स ब्रिटेन कि इसने गलत किया, ब्रिटेन ने हमारे खलीफा के साथ गलत किया। भाई साहब ये वो चांस था जो गांधी जी जिसका पूरा फायदा उठाने जाते थे। कैन यू इमेजिन गांधी जी की आइडियोलॉजी, लोग कहते हैं गांधी जी गलत थे, मैं कहता हूं गांधी जी जैसा बंदा कोई नहीं था, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने इतने बिल्कुल नाजुक हालात में एकजुट होने के लिए बात करी थी। देखिए ऐसे किसी के माइंड में ये आइडिया नहीं आता, लेकिन गांधी जी ने यहां पर इस सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाया। गांधी जी ने खलीफा के नाम पर जो मुस्लिम एंटी सेंटिमेंट्स इंडिया के अंदर चल रहे थे उसको समझा। उन्होंने कहा कि अरे बिल्कुल भाई साहब आपके साथ गलत हुआ है, हमारे साथ भी तो गलत हुआ है, तो आपका मतलब कहते हैं ना कि हमारा दुश्मन आपका दुश्मन तो एक ही है, तो क्यों ना हम लोग, देखिए उसने कहा कि हम इंडिया के अंदर हम लोगों की लड़ाई किस बात को लेकर चल रही है, दैट व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ आवर्स, लेकिन पहले उस फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए हमें जो हमारी रुकावट है रास्ते में इसको साइड करना पड़ेगा, दैट इज ब्रिटिशर्स। पहले ब्रिटिशर्स को तो साइड करो, फ्यूचर क्या होगा वी विल डिसाइड, हम लोग एकजुट बैठकर जो भी हमारे मसले होंगे हम हल करेंगे, लेकिन उससे पहले इनको तो हटाओ। और ये वो चांस था गाइज, यहां पर जो है गांधी जी ने मुस्लिम्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर जो है मुस्लिम्स की तरफ से एक मूवमेंट चलाई जा रही थी इंडिया में, वी कॉल्ड इट खिलाफत मूवमेंट, और खिलाफत मूवमेंट इंडिया के अंदर चल रही है। गांधी जी का खिलाफत मूवमेंट में इन्वॉल्व हो जाना, इट मींस लोगों के अंदर पॉपुलैरिटी ऑलरेडी गांधी जी की है, तो इट मींस गांधी जहां एंटर करेंगे लोग उनके साथ ऑलरेडी एंटर करेंगे। वहां से मुस्लिम कम्युनिटी खिलाफत मूवमेंट चला रही है, यहां से जो है गांधी जी इन्वॉल्व होंगे, ये जुड़ेंगे दोनों, गांधी और खिलाफत मूवमेंट जुड़कर दे विल स्टार्ट व्हाट गाइस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सिंपल सा लॉजिक। ये अगर आपको पॉइंट समझ आ गया भाई साहब, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। 1920 के टाइम पर हिंदुस्तान के अंदर चलाई गई खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या था पूरा सिनेरियो ये मैं आपको कहानी बता चुका हूं। नाउ आपके लिए अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसको रीड आउट करना। ये रीड आउट करोगे भाई साहब सब क्लियर हो जाएगा। ये इतने छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, इनका बैकग्राउंड अगर आपको समझ आ गया ना, आप क्वेश्चन की वॉट लगा दोगे, आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखा, आपके माइंड में आ जाएगी स्टोरी, आप भाई साहब उसका करेक्ट आंसर निकाल कर ही दम लोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। तो लेट्स गो एंड फाइंड आउट व्हाट विल हैपन इन द मोमेंट एंड व्हाट वर द सिनेरियो इन दैट सिचुएशन। सो सबसे पहले
इंट्रोडक्शन अबाउट द नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड में आपको पीडीएफ का देखो आपको समझाता भी हूं, साथ ही साथ में आपको ये चीजें भी बताता हूं कि पीडीएफ आप रीड आउट कर लो, सो दैट आपको जो है वो जब आप पढ़ो उसके बाद भी आपको चीजें, बिकॉज मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मेरे वीक स्टूडेंट हैं, मेरी तरह ही हैं, जब मैं भी आपके जैसा था तो नहीं समझ आती थी कि ये सब क्या है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, इंग्लिश अच्छी जान लेते हैं, दे सिंपली नो कि उनको सिर्फ मटेरियल चाहिए, दे विल रीड आउट इट एंड पता चल जाएगा। लेकिन कुछ मेरे जैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी हैं, है ना, उनको थोड़ी परेशानी आती है। बट डोंट वरी गाइस, मैं यहां हूं आपके लिए, हमेशा खड़ा हूं आप लोगों की मदद के लिए, ठीक है। जस्ट प्रे फॉर मी फॉर माई गुड हेल्थ, बाकी देख लेंगे जो भी होगा। इंट्रोडक्शन पर आ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले मास मूवमेंट, ये अब तक की सबसे बड़ी मास मूवमेंट है। देखिए यहां पर मैं आपको फिर से एक चीज रिपीट करवाना चाहूंगा, अगर तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए गांधी जी की पहली मूवमेंट इंडिया के अंदर कौन सी थी, गांधी जी के अंडर पहली मूवमेंट कौन सी थी, तो आप बोलोगे सर चंपारण सत्याग्रह बिहार 1917। चंपारण सत्याग्रह, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट किया था। याद कीजिए, इस पर क्वेश्चन रह चुके हैं कि गांधी जी के अंडर पहली मूवमेंट कौन सी थी, तो चंपारण सत्याग्रह। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी के अंडर दूसरी मूवमेंट कौन सी थी, तो खेदा या ये कह दीजिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1917। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि गांधी जी के अंडर पहली मास मूवमेंट, सबसे बड़ी मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हिंदूज भी इन्वॉल्व है, इसमें मुस्लिम भी इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बिग मूवमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग 1920s एरा। तो ये है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्तों, याद रखना ये पॉइंट, एग्जाम में जैसे ही दिखे देख लेना पूछ क्या रहा है, मास मूवमेंट माइनर मूवमेंट, ठीक है। तो ये देखिए मास मूवमेंट थी, ये 2 मास मूवमेंट वर ऑर्गेनाइज। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि 2 मास मूवमेंट का जो है मिश्रण था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत नॉन कॉपरेशन जुड़ गए एंड देन स्टार्ट नॉन कॉपरेशन। ये कब हो रही है, 1919 से लेकर 1922 तक, 1919 से शुरू हुई और 1920 तक जो है 22 तक सॉरी, ये मूवमेंट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चली टू अपोज द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एंड द मूवमेंट्स और खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये 2 मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट का कॉम्बिनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। द मूवमेंट डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट इश्यूज, इस मूवमेंट का अगर हम बात करें तो डिफरेंट इशू है एंड यूनिफाइड प्लान ऑफ एक्शन ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन। क्या है, एक तो इसमें देखिए मेथड्स यूज रखिए। अब आपसे याद रखना है, आपने गांधी जी ने स्पेशली बात करी हुई है यहां पर किस चीज की, कि जो इंडियंस हैं, ठीक है, जो इंडियंस हैं उनको एक ध्यान रखना है एक चीज का, कि अगर मैं इंडिया के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर रहा हूं तो आपने सबसे पहले नॉन वायलेंस नहीं करना है। ध्यान दीजिए इस वर्ड पर, आपने कभी भी वायलेंट नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, ब्रिटिशर कुछ भी बोले उस पर हाथ नहीं उठाना है, वायलेंट नहीं होना है, नॉन वायलेंस, ठीक है। और साथ ही साथ नॉन कॉपरेशन, भाई साहब नॉन कॉपरेशन क्या था, अगेन ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। नॉन कॉपरेशन किसके टाइम पर शुरू हुआ था, याद कीजिए मॉडरेट फेज, उन्होंने भी कुछ जब बात कर रहे थे हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, तब भी मैंने वर्ड यूज किया था नॉन कॉपरेशन, स्वदेशी एंड नॉन कॉपरेशन, बाइकॉट, उस टाइम हमने वर्ड यूज किया था। यहां पर इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट मत करो। अब यहां पर आप बहुत सारे बच्चे ये ना सोचें कि कॉपरेशन का मतलब क्या है, किस चीज में कॉपरेट नहीं करना है। तो इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ जहां पर ब्रिटिशर आप पर डिपेंड करता है, आपने कॉपरेट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बोलूं तो इंडियन ही थे जो ब्रिटिशर्स के घर पे जाकर झाड़ू देने से लेकर झाड़ू देना, पोंछा देना, और क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब बर्तन धोना, उनके बाथरूम साफ करना, उनके मतलब घास काटना उनके घरों में, उससे लेकर क्लरिकल जॉब, ऑफिशियल जॉब, मतलब जो मतलब कोर्ट्स थे उनके, उनकी बनाई हुई स्कूल्स थे, उनके बनाए हुए एवरी इंस्टीट्यूशन में जहां जहां इंडियन है, जहां जहां पर इंडियन काम करते थे, उनको कहा कि आउट हो जाओ वहां से, बाहर आ जाओ, पुल आउट कर दो वहां से। क्योंकि इन लोगों ने इंडिया में अगर अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करा हुआ है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वी इंडियंस। हम इंडियंस इनके घरों में जाकर काम करते हैं, हम इंडियंस इनके घरों में जाकर जो हैं वो झाड़ू देने से लेकर, इनके बाथरूम से लेकर देखिए इनके गटर तक हम साफ करते हैं। और ये हमको कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, कहता आ जाओ मत करो इनके घरों में काम, क्योंकि इनको ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि विदाउट इंडियंस देयर रूल इन इंडिया इज अ बिग जीरो, एक बड़ा शून्य है। अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे
अगर हम इंडियंस को सपोर्ट नहीं करते हैं तो नहीं। आपको मैं एक और चीज बता दूं, आप यहां से इमेजिन कीजिए कि मतलब हम इंडियंस इनके लिए कितने डिपेंडेंट थे। एक मतलब फीमेल जो होती थी इंडिया, शी कैन फीड द ब्रिटिश चाइल्ड विद हिज ब्रेस्ट, अपने दूध पिलाती थी उसको। ब्रिटिशर्स अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला सकते थे। ये है डिपेंडेंस ब्रिटिशर्स की हम इंडियंस के ऊपर। हमारे खुद के बच्चे घरों में भूखे हैं, लेकिन उन्होंने स्पेशल वुमेन्स को हायर किया हुआ था, जो वुमेन्स उनके बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती थी, दूध पिलाती थी। ये था इंडिया। ये इतने पॉइंट, इस पॉइंट तक गिर चुके थे कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, और हमको सिर्फ क्या करना था, अब पुल आउट करना था। ये गांधी जी ने कहा अपनी कॉर्पोरेशन में कि भाई साहब ये करना है, मत सपोर्ट करो इनको, ऑफिसर इनके छोड़ दो, इनके बनाए हुए कॉलेज से बाहर आ जाओ, इनके बनाए हुए कोर्ट से बाहर आ जाओ, इनके बनाए हुए जितने छोटे मोटे ऑफिसेस हैं बाहर आ जाओ, मत करो काम। कहता है इनके ऊपर खुद लोड पड़ेगा। जब लोड पड़ेगा तो ये खुद तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, ये खुद तुम्हारे पैरों पर पड़ेंगे और बोलेंगे बताओ मेरे हुजूर क्या चाहिए आपको। तो तब बोलता हम इनसे मांगेंगे कि हमें क्या चाहिए, व्हाट आवर डिमांड इज। एंड मैं, गांधी जी ने इस मूवमेंट में कहा था, मैं आपसे जो है ये जो है आपको आश्वासन या भरोसा दिलाता हूं कि वो टाइम दूर नहीं, हम बहुत जल्द अपने हिंदुस्तान की आजादी का जो झंडा है वो बहुत जल्दी लहराएंगे। 1930 का टाइम दिया था गांधी जी ने कि अगर मेरी मूवमेंट ये सक्सेसफुल रही, वी विल गॉट इंडिपेंडेंस इन 1913। कैन यू इमेजिन, दिस इज द पावर ऑफ गांधी। देखिए गांधी जी ने क्या कहा है कि आपने बस ये दो चीजें करनी है, नॉन कॉपरेशन एंड आपने नॉन वायलेंट होना है। नॉन कॉपरेशन, नॉन वायलेंट, दो वेपन्स मेरे यूज करो, देखो कैसे इनकी तबाही मचती है। यही अपील गांधी जी अपने लोगों से कर रहे हैं। This time period saw the unification of Congress and Muslim League. Again फिर से एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम को, जो उनके लीडर, जो पार्टीज थी, फिर से कोलैबोरेट करने की बात कर दी गई कि हम लोग जल्द ही अपना काम स्टार्ट करेंगे। Many political demonstration took place with the joint efforts of both these parties. दोनों political parties, I not say political parties, but I will say दोनों organizations, ठीक है, because we cannot use the word political parties here. हम इनको क्या कहेंगे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ऐसे ऐसे काम किए ना कि वो ब्रिटिशर्स के ऊपर दिन ब दिन प्रेशर जो है वो पड़ रहा है। कॉजेस ऑफ द मूवमेंट, द फॉलोइंग फैक्टर्स आपने पढ़ने हैं कि क्या क्या हुआ और हमने इस मूवमेंट को कैसे स्टार्ट किया। सो लेट्स हैव स्टार्ट द सिचुएशन। हालांकि आपने इसमें आधे से ज्यादा तो चीजें पढ़ी होंगी जब आप इसको रीड आउट करोगे। सेकंड, गवर्नमेंट हॉस्टिलिटीज को अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले राउलेट एक्ट 1919 का याद कीजिए, आपको सब याद आ जाएगा कि कैसे था वो। इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ इन पंजाब एंड जलियांवाला बाग मैसेकर जो था, उसने एक्सपोज कर दिया द ब्रूटल एंड अनसिविलाइज्ड फेस ऑफ द फॉरेन रूल, के अंग्रेज जो है वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, उसको इंडियंस के बारे में कुछ नहीं पता चला। जब वो मजबूरी में था उसने इंडियंस को कहा मेरी मदद करो, मैं तुम्हें सब चीज देने के लिए रेडी हूं। लेकिन जैसे ही उस बोझ के तले से वो निकल गया, वर्ल्ड वॉर 1 से निकल गया, उसने अपना जो शक्ल थी, जो उसकी रियल फेस था, वो इंडियंस को दिखाया राउलेट एक्ट के अंदर, जिसके अंदर पंजाब जैसे जो है क्षेत्र में इतना बड़ा इंसिडेंट सामने आया जिसको हम कहते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। समझ आ रही है ना इस चीज की? देखिए क्या मतलब कैसे उनकी शक्ल हमें दिखा रही है। उसके बाद हंटर कमीशन हमने डिस्कस किया था ऑन द पंजाब एट्रोसिटीज के प्रूव टू बी आई वॉश। वो खाली इंडिया के लिए आंखों में धूल झोंकना था कि हाँ हम लोग हंटर कमीशन लेकर आ रहे हैं, हम लोग जो है बात कर रहे हैं इसमें जनरल डायर के साथ क्या हुआ। लेकिन क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, जीरो। वो कहते हैं ना 0/लुल, वही किया इन्होंने। एंड देन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंडोर्स जनरल डायर्स एक्शन। कहा कि ठीक है, हाँ ओके हम इसको ठीक है, इसने गलत किया, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया उसके खिलाफ। उसको पोस्ट से हटाकर वापस लंदन भेज दिया गया। भाई साहब ये कोई सही चीज काम नहीं था। एंड देन वी हैव नेक्स्ट डिसकंटेंट अमंग इंडियंस। क्यों? क्योंकि जो मॉन्टेक्स कैम्बल रिफॉर्म्स आए थे जिसमें इलीगल जो डायरेक्टली फेल हो गई, सेटिस्फाइंग द राइजिंग डिमांड ऑफ इंडियंस फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। जो मॉन्टेक्स कैम्बल रिफॉर्म आए थे उनकी वजह से
जो इंडियंस ने पहले डिमांड करी थी वो डिमांड भी हमारी पूरी नहीं हुई, जलियांवाला बाग भी हो गया। ये सब चीजें थी जिनकी वजह से इंडिया के अंदर ये सब चलेगा। इकोनॉमिक हार्डशिप की अगर हम बात करें तो इंडिया इकोनॉमिक हार्डशिप से जूझ रहा था, उसको काफी ज्यादा परेशानियां यहां पर देखनी पड़ रही थी। जैसे इक्वेशन सिचुएशन, जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी हमारे कंट्री की पोस्ट वॉर ईयर में, हैड बिकम अलार्मिंग विद द राइज ऑफ प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। क्यों 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 राइज होंगी कमोडिटीज की प्राइस? यहां पर याद कीजिए मैंने आपको क्या बोला था कि ब्रिटिश वॉर लड़ रहा है यूरोप में, लेकिन अपनी जो जितनी भी वॉर की रिक्वायरमेंट है उसका जो वो है ना खर्चा, वॉर में जितना भी इन्वॉल्व होगा उसका खर्चा कहां से निकालेगा? इंडिया से निकालेगा। इंडिया की इकोनॉमी को लूट कर अपनी नीड को पूरा करेगा और लड़ेगा। यहां के रिसोर्सेज से जो पैसा आ रहा है उस पैसे से वो सामान खरीद कर क्या कर रहा है? वॉर लड़ रहा है भाई साहब। खुद के पैसे का कुछ नहीं, अपने जो देश की इकोनॉमी उसको सेव कर रहा है, यहां की इकोनॉमी से वॉर लड़ रहा है। भाई साहब ये कहां का न्याय है? ये कैसे? तो इससे हम लोगों के लिए इकोनॉमिक हार्डशिप काफी, जब इकोनॉमी देखो, इकोनॉमी आपने पढ़ी है तो इकोनॉमी में क्या होता है, जब जब आपके देश में इन्फ्लेशन होती है तो इन्फ्लेशन के काज क्या होता है? डिमांड की वजह से, कॉस्ट की वजह से। तो यहां तो सब कुछ होगा भाई साहब। जब यहां से सारी चीजें यूरोप जाएंगी, यहां 10 किलो चावल निकलते थे, 10 में से 8 किलो चावल वो यूरोप भेज रहा है, 2 किलो की बोल रहा है यहां के लोगों को खरीदो। तो भाई साहब जब यहां की नीड 20 किलो है तो 2 किलो चावल तुम दे रहे हो, तो हर कोई तो चावल खरीदने जाएगा ना, है ना? तो हर किसी को भूख तो लगती है, तो कोई बोलेगा यहां पर चीजों क्यों, अब जिसके पास 2 किलो चावल होंगे वो बोलेगा मैं 100 रुपए किलो दूंगा चावल। तो हर कोई तो सिचुएशन का फायदा उठाएगा ना। दिस इज द थिंग कि यहां पर राइज ऑफ प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज हो गई, डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उनकी प्रोडक्शन वीक हो गई। क्यों? रॉ मटेरियल ही नहीं है भाई, रॉ मटेरियल सारा यूरोप जा रहा है, वहां की मार्केट को फीड कर रहा है, क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहे हैं भाई साहब। लड़ाई लड़ रहे तो लड़ो ना, हम इंडियंस को क्यों बीच में धकेल रहे हो? एंड ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी सफर्ड इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यू टू द वॉर एंड ही स्ट्रेंथन द एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड्स। अब देखिए यहां पर क्या चीज हुई, जब ये सब चीजें हुई, जब हर एक इंसान प्रॉब्लम में है, हर एक इंसान प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो कैसे वो खड़ा नहीं होगा, कैसे वो इस चीज के लिए इसके खिलाफ नहीं होगा? तो यही चीज यहां पर जो है वो देखी गई। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज द, अब ये सब जो है इंडिया के अंदर चल रहा था, पिक्चर के अंदर हो रहा है, और उसी टाइम पर आ जाता है खिलाफत इशू। खिलाफत क्या है? कैलिफेट का इशू। कैलिफेट का इशू मैंने आपको बताया ना, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था। देखो, टर्की अलायंस विद ब्रिटिश, टर्की का जो अलायंस था वो ब्रिटिशर्स के साथ था। मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया रिगार्डेड द सुल्तान ऑफ टर्की एज देयर स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है, दैट इज खलीफा या कैलिफ कहते थे उसको, है ना। अब यहां पर क्या हो गया, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 टर्की हैड एन अलाइड विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब यहां पर टर्की किसके खिलाफ लड़ेगा? टर्की लड़ेगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि टर्की ने, अब हम यहां पर नजर डालें तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो थे ये लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ। टर्की ने साथ दिया इनका, टर्की ने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई, ये भी हार गया, ये भी हार गया और ये भी हार गया। इसने इन तीनों के ऊपर जो है अपना वही जो ब्रूटल रूल है ना, जो इसने इंडिया में दिखा रहा है, वही इनके साथ भी कर दिया। डिसकंटेंट जो है इंडियन मुस्लिम्स के अंदर भी आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर इन्होंने खलीफा के साथ जो किया, खलीफा को पावर से हटा दिया, तो मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स के अंदर तो दुख होगा ही कि हमारे गुरु के साथ आपने ऐसा किया, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर जो रूल कर रहा है, जो हमें राह दिखाता है, उसके साथ आपने ऐसा किया, तो दुख तो होगा ही भाई साहब। और यहां पर क्या होगा, इंडियन मुस्लिम सपोर्टेड द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद एन अंडरस्टैंडिंग दैट द सैक्रेड प्लेसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर वुड बी इन द हैंड्स ऑफ द खलीफा। हालांकि यहां पर वर्ल्ड वॉर 1 में हालांकि सपोर्ट पूरी मिल रही थी ब्रिटिशर्स को मुस्लिम्स के द्वारा, उनके साथ यह कहा जा रहा था कि ठीक है आप जो भी करोगे ठीक है, लेकिन आप हमारे जो वहां के पवित्र जगहें हैं, ऑटोमन एम्पायर जो था, क्योंकि ऑटोमन दोस्तों एक बात याद रखिए, यहां पर वर्ड यूज हुआ है ऑटोमन एम्पायर। तो दोस्तों ऑटोमन एम्पायर जब टूटा था ना, ऑटोमन एम्पायर के टूटने के बाद वो बना था टर्की, ठीक है, उसकी डिसइंटीग्रेशन की गई थी, तोड़ दिया गया था, मतलब उसके कुछ स्टेट्स थी उनको अलग कर दिया गया था। तो इन्होंने इसके साथ सपोर्ट कर रहे थे एक पॉइंट पर कि आप हमारे ऑटोमन एम्पायर के साथ कुछ नहीं करोगे। लेकिन देखो आफ्टर द वॉर क्या हो गया, ऑटोमन एम्पायर वाज डिवाइडेड, ऑटोमन एम्पायर को उसके टुकड़े कर दिए गए, टर्की वाज डिसमेंबर्ड एंड खलीफा वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर। खलीफा को पावर से हटा दिया गया, जो मुस्लिम नहीं चाहते थे, ये नहीं चाहते थे, इस पॉइंट को याद कीजिए, मैं आपको पहले समझा चुका हूं। एंड दिस एंगर्ड द मुस्लिम हु टुक इट एज अ इंसल्ट टू द खलीफा, द अली ब्रदर्स। अब हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट? इट वाज स्टार्टेड बाय शौकत अली एंड मोहम्मद अली। याद रखिएगा,
क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया? खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय शौकत अली एंड मोहम्मद अली। इनको हम लोग अली ब्रदर्स भी कहते हैं, ठीक है। यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं तो सो दैट आप जो हैं इसको इसके साथ कंफ्यूज ना हो जाए। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए हु स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बाय, भाई मेरे दोस्तों याद रखेगा, खिलाफत मूवमेंट इज स्टार्टेड बाय, यहां पे रखेगा ब्रैकेट में लिख देता हूं, अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स ने स्टार्ट की थी एंड द ब्रदर्स आर शौकत अली, मोहम्मद अली। शौकत अली, मोहम्मद अली क्या कर रहे हैं? खिलाफत मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? खलीफा के लिए, बस इतना याद रखें। दिस मूवमेंट टुक्स प्लेस बिटवीन 1919 से लेकर 1924 तक ये मूवमेंट चली। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया? शौकत अली, मोहम्मद अली ने अपनी मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए दे फॉर्म खिलाफत कमेटी। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत कैसे की इसको? तो एजिटेशन तो था, एकदम से थोड़ी ना सड़कों पे आगे होंगे। दे फर्स्ट फॉर्म्ड खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी कब बनी? 1919 में, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है खिलाफत कमेटी कौन से साल में बनी? 1919 में बनी भाई साहब, ठीक है। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स। देखो अली ब्रदर्स ने सबसे पहले इस कमेटी को बनाया। इनके साथ मौलाना अबुल कलाम थे, आजाद थे, अजमल खान थे, हसरत मोहिनी थे। इन्होंने फोर्स किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को टू चेंज देयर एटीट्यूड्स टू टर्की, कि आपको हम सपोर्ट कर रहे थे यहां इंडिया में, आपने जब जब जो किया, आपने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, हमने आपको सपोर्ट किया, आप उसके बाद जो चीजें लेकर आए हमने आपको सपोर्ट किया, लेकिन व्हाट यू डिड विद द टर्की इज वेरी बैड एंड इट हर्ट्स आवर सेंटिमेंट्स। हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं भाई साहब, हम अब आपको माफ करने वाले नहीं है। एंड फॉर दैट रीजन दे स्टार्ट खिलाफत मूवमेंट। सबसे पहले उन्हें खिलाफत कमेटी को बना रहे हैं। तो किसने फॉर्म किया है खिलाफत मूवमेंट को? अली ब्रदर्स, ठीक है, याद रखेगा। Thus the grounds of the country wide agitation were prepared। और इन्होंने ग्राउंड्स तैयार किए कि अब भाई साहब टाइम आ गया ब्रिटिशर्स को इनका रंग दिखाने का। ये कैसे लोग हैं, इन्होंने हमारे खलीफा के साथ ऐसा किया, चलो भाई साहब एंटी हो जाओ इनके और देखते हैं इनको। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन दिल्ली। इन्होंने सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस करी, एक मीटिंग करी, जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। कहां पर हो रही मीटिंग? दिल्ली में। इस क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल इंडिया खिलाफत जो कॉन्फ्रेंस थी उसकी पहली मीटिंग कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कब? नवंबर 1919। एंड कॉल वाज मेड टू बायकॉट द ब्रिटिश प्रोडक्ट। और यहां पर देखिए, जो हम लोग 1906 में स्वदेशी मूवमेंट में कर रहे थे, जो हम लोग स्वदेशी मूवमेंट में कर रहे थे, ये मुस्लिम लीग कब मतलब मुस्लिम कम्युनिटी कब करेगी? 1919 में आकर ब्रिटिश प्रोडक्ट का बाइकआउट करना, कि हम भी अब इनका प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। तो भटके हम सारे, कोई इधर गया कोई उधर गया, लेकिन एट द एंड हम फिर कोई यहां गया कोई यहां गया। पॉइंट यही था, भटक भटक कर हम लोग आपस खार फिर इसी पॉइंट पर आ गए, और यहां से आगे हमने फिर एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्टार्ट कर दिया। खिलाफास कंट्रोल ओवर मुस्लिम स्केर्ड प्लेसेस शुड बी रिटेन्ड। इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो खलीफा जहां जहां पर जो उसके पवित्र प्लेसेस हैं, जो उनकी मतलब क्या कहते हैं धार्मिक जो जगहें हैं, उनको वापस की जाए। खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सुफिशिएंट टेरिटरीज आफ्टर टेरिटोरियल एग्रीमेंट्स उनके साथ किए जाए, और उनकी टेरिटरीज, उनको कुछ टेरिटरी जो है वो वापस दी जाए। आफ्टर दैट जो कांग्रेस का इंटरनल स्टैंड होगा, कांग्रेस का इंटरनल स्टैंड क्या था? द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस was essential for the Khalifat movement to succeed. And although Mahatma Gandhi was in favor of launching satyagrah and non-cooperation against government on खिलाफत issue, अब गांधी जी भी यहाँ पर चाहते थे कि मैं ब्रिटिशर्स का साथ, मतलब मुस्लिम्स का साथ दूं, क्योंकि हमारी भी तो यही मतलब लड़ाई है, हम भी तो अंग्रेजों से आज़ादी चाहते हैं। हम कौन सा अंग्रेजों के साथ जो है वो रहना चाहते हैं, हम कौन सा अंग्रेजों के साथ खुश हैं, हम भी यहाँ पर यही चीज करना चाहते हैं। सो गांधी ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ सत्याग्रह कॉल्ड नॉन कॉपरेशन इन इंडिया, बट ही कैन नॉट डू दैट विदाउट द यूनिटी। विदाउट यूनिटी उसका ये नॉन कॉपरेशन सक्सेसफुल नहीं था, एंड ही इज लुकिंग फॉर अ वे कि हाउ ही विल यूनाइट द इंडियंस एंड मेक देम in front of the Britishers so that they can fight and got their independence as soon as possible. यहां पर यही चीज हो गई। कांग्रेस later felt inclined to provide the support as it was a golden opportunity to unite Hindu and Muslim। भाई साहब यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, and to bring Muslim participation in such a mass movement।
और ये मास मूवमेंट में मुस्लिम्स की एंड हमारा साथ देना बहुत जरूरी था, तभी जाकर हम सक्सेसफुल हो जाते। द मुस्लिम लीग ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव अ फुल सपोर्ट टू कांग्रेस एंड इट्स एजिटेशन ऑन द पॉलिटिकल क्वेश्चन। के भाई साहब, now Indians are ready, our nationalist leader says that we are ready to handle the situation of India, whatever the situation is. We will govern India politically. We have that capability, we have that power, we have that मतलब capacity कि हम इंडिया को खुद रूल कर सकते हैं। We don't want this foreign rule at all. हमें नहीं चाहिए भाई साहब, निकाल दो अब इनको यहां से, नो 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 नो, आउट, चलो। तो ये सेंटिमेंट मुस्लिम लीग के अंदर भी आ गया, ये चीज आईएनसी के अंदर भी आ गया, ये हिंदूज के अंदर भी आ गया, यही चीज मुस्लिम के अंदर आ गई। कोलैबोरेट एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स के आओ तुम्हें दिखाते हैं किसमें कितना है दम। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट व्हाट, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गई। सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया? महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। खिलाफत कब स्टार्ट हो रही? 1920, याद रखिएगा, ठीक है, 1920 के टाइम पर यह शुरू हो रही है। बिगिनिंग ऑफ द गांधीयन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज द बिगिनिंग ऑफ द गांधीयन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये पहली मूवमेंट थी, मास मूवमेंट। लेकिन माइनर कौन सी थी मैं आपको पहले बता दूंगा। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 एंड स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग पीजेंट्स एंड लेबर्स प्रोटेस्ट सच एज दोज इन खेदा, चंपारण, अहमदाबाद अगेंस्ट द एट्रोसिटीज दैट वर ब्रिंगिंग इन्फ्लिक्टेड अपॉन देम। देखो गांधी जी कहता 1915 में आए और गांधी जी ने छोटे छोटे मूवमेंट्स किए, लोगों को अपनी सपोर्ट में लिया, लोग इनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। अब गांधी कहते हैं ना कि ये 2 + 2 = not 4, it's 22, तो लोग बोलेंगे यस इट्स 22। ये है गांधी जी की पावर। अगर गांधी कहेंगे 2 और 2 4 नहीं 22 होता है, तो लोग बोलेंगे यस 22 होता है। ये था क्यों? क्योंकि गांधी जी ने लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। और यहां पर कांग्रेस शुरू में क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रही है? क्योंकि उनके साथ जो है सपोर्ट नहीं था उनको लोगों का। अब गांधी जी यहां पर हेल्प कर रहे हैं सपोर्ट लेने की। नाउ स्टार्ट हो गया बिगिनिंग ऑफ द, सॉरी वेट अ सेकंड गाइस, नाउ बिगिनिंग स्टार्ट हो गई है किस चीज की? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। हाउ इट वाज स्टार्टेड? इट वाज स्टार्टेड, देखिए, by the repressive measures of the Jallianwala Bagh massacre and denial of the justice. Gandhi observed that the only effective means to vindicate in national honor and to prevent the repetition of the wrongs in future is the establishment of Swarajya. Swarajya is what? Self government, or you can say self rule। कि अगर हम चाहते हैं कि इंडिया सही से रूल होगा, अगर इसके फ्यूचर जनरेशन को हमें बचाना है, इसके फ्यूचर को हमें बचाना है, तो भाई साहब हमें हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको अपने हाथ में लेना होगा। हिंदुस्तान का जो गवर्निंग जो पॉइंट है वो इंडियंस के हाथ में होना चाहिए। हिंदुस्तान का जो फ्यूचर जो सिक्योर करना है वो इंडियन के हाथ में होना चाहिए। जब तक ये ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगा, ब्रिटिशर सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर बात करेगा, ब्रिटिशर सिर्फ अपने फायदे की बात करेगा, इंडियन के फायदे की बात यहां पर नहीं होगी। ये बात यहां पर हो रही है। भाई साहब आप इमेजिन कीजिए क्या आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं। अब क्या हो गया? नॉन कॉपरेशन कैंपेन वाज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी ऑन 1 अगस्त 1919। गांधी जी ने अपना जो आइडिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का उसको समझाया, मतलब लोगों को बताया। 1 अगस्त 1919 में उन्होंने समझा दिया कि भाई साहब हम क्या करने वाले हैं। द मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, और इसमें उन्होंने मदद किसकी मांगी? खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलरेडी खिलाफत मूवमेंट चल रही है। आप लोग भी हम में शामिल हो जाओ, हम आप में शामिल हो जाते और मिलकर एक बड़ी मूवमेंट का सर अंजाम हम हिंदुस्तान के अंदर करेंगे। ड्यूरिंग द मूवमेंट क्या हुआ? अब ये मूवमेंट की शुरुआत तो हो गई, यहां इन दोनों ने हाथ मिला दिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को देखा गया। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज दैट ड्यूरिंग द मूवमेंट आप देखते हैं क्या है? स्प्रेड ऑफ नॉन वायलेंस मैसेज। गांधी जी ने सबसे पहले लोगों को बोला कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे जो भी तुम मेरे लगते हो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर एक बात तुमसे निवेदन करता हूं कि वायलेंट मत होना यार, नॉन वायलेंस करेंगे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, सड़कों पे बैठ जाओ, डिमॉन्स्ट्रेशन करो, देशभक्ति के गाने गाओ, जो करना है वो करो, वायलेंट मत होना। वायलेंट हो जाओगे काम खराब हो जाएगा। ये गांधी जी बार बार लोगों को मैसेज कर रहे हैं। देखिए, मिलियंस ऑफ द कंट्री मैन स्टॉप देयर वर्क सो दैट ऑन दैट डे एज मॉक फॉर देयर सपोर्ट टू गांधी एज एन
antipathy towards the government. Gandhi, along with his with Ali brothers, made extensive tour to preach the message of national unity and non-cooperation with the government. इन्होंने अली ब्रदर्स ने और गांधी जी ने जगह जगह जाकर मतलब लोगों को समझाना स्टार्ट कर दिया that what non-cooperation is. याद रखिए non cooperation क्या है, कॉपरेट नहीं करना है ब्रिटिशर्स के साथ, उनके ऑफिस मत जाइए, उनका ये मत कीजिए, लोगों को मैसेज दे रहे हैं और साथ ही साथ उनको ये भी कह रहे हैं कि वायलेंट मत होना, अगर वायलेंट नहीं होना, अगर आप मेरी बताई हुई बातों पे चलोगे वो टाइम दूर नहीं, हमारा हिंदुस्तान जल्द ही आजाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चल रहा है। बाइकॉट द ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिशर्स को बाइकॉट करो, उनके दिए हुए टाइटल्स और गुड्स को बाइकॉट करो, मत उनके ऑफिस में काम करो। ठीक है, द प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन कंसिस्ट ऑफ अ सरेंडर ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स एंड ऑनर्स, बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स, legislatures and educational institution as well as boycott of foreign made goods. उनकी जो बनाई हुई प्रोडक्ट्स आते हैं, कपड़ा आता है, बुक्स आती हैं, जो भी आता है उनको बाइकआउट करो, मत यूज करो उनको। पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर्स, लोगों ने भी गांधी जी की बात सुनी और जगह जगह पर लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के लाए हुए कपड़े ढेर लगाकर उनमें आग लगा रहे हैं, फॉरेन क्लॉथ्स को जलाया जा रहा है। इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स फेल ड्रेस्टिकली बिटवीन 1920 to 22। 1920 से लेकर 1922 तक हिंदुस्तान में यह देखा गया कि इकोनॉमिकली प्रेशर मतलब क्या हो गया, मतलब उनके प्रोडक्ट इंडिया आना बंद हो गए और इंडियन प्रोडक्ट का यूज जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये देखा गया इसमें, ये थी गांधी जी की पावर। ठीक है, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी क्या है, अपने लोगों के प्रोडक्ट्स खरीदो, स्वदेश लाओ, यही तो कांग्रेस पहले से कह रही थी, लेकिन उनके मीन्स देखो क्या थे, वो हाई लेवल पर बात कर रहे हैं, गरीब लोगों को नहीं समझा पा रहे थे ना वो अपनी स्वदेश। यहां गांधी जी ने लोगों को समझाया नॉन कॉपरेशन क्या है, स्वदेशी क्या है, फलाना क्या है, ढिमका क्या है, हर चीज गांधी जी ने जगह 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 कर जो है लोगों को जागरूक किया। अब देखिए यहां पर द बाइकॉट लेड द प्रमोशन ऑफ स्वदेशी गुड्स स्पेशली हैंड स्पोन एंड हैंड वुलन खादी क्लॉथ जो है उन्होंने लोगों को बोला। द रोल ऑफ अनटचेबिलिटी, ये जो आप बोलता हम में जो अनटचेबिलिटी का जो है ना, ये जो बात हम लोग करते हैं कि वी आर अनटचेबल्स, दे आर अनटचेबल, ये सब बंद कर दो भाई, सब लड़ना है तो एकजुट होकर लड़ेंगे, सब इक्वल है यहाँ पर। एंड द प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड द एसेंटेशन ऑफ द अल्कोहलिक ब्रीवरेजेस, कि शराब पीना बंद करो भाई, क्या मिलता है शराब पीकर, शराब पीना बंद कर दो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी करो, हाई कास्ट लो कास्ट का कंसेप्ट खत्म करो, स्वदेशी को प्रमोट करो और देखो कैसे हम लोग आजादी हासिल करेंगे। चरखा बिकम द हाउस होल्ड आर्टिकल, चरखा जो है वो गांधी जी खुद चरखा जो चलते थे, है ना, गाना भी आता है ना, सुन चरखे दी मिट्टी मिट्टी कूक, बहुत अच्छा गाना है। तो देखिए वहां पर यहाँ पर यही वही चरखे की प्रमोशन की गई। आपने टीवी में फोटो में गांधी जी को चरखा चलाते हुए देखा होगा। गांधी जी को शौक नहीं था चरखा चलाने का, ना ही वो कोई एक्सरसाइज करते थे। ही सिंपली वांट दिस चरखा विल बी द साइन ऑफ स्वदेशी, दैट वी विल प्रमोट स्वदेशी इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर स्वदेशी को प्रमोट करते हैं। जरूरत नहीं है, कभी गांधी जी को पैंट कोट पहने हुए देखा है? गांधी जी हमेशा धोती और एक मतलब उसमें बैठे रहते थे। क्यों? कहता ये थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने ब्रिटिशर्स को बाइकआउट किया कि नहीं बनाएंगे, तुम्हारे पहने हुए कपड़े नहीं पहनेंगे भाई साहब, जो भी होगा। एंड द पीपल्स रिस्पॉन्स टू द मूवमेंट क्या था, लोगों ने इस मूवमेंट का जो है वो कैसे मतलब कैसे सपोर्ट किया। बात करें सबसे पहले स्टूडेंट्स की, तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए और एस्टेब्लिश गवर्नमेंट एंड जॉइन द मूवमेंट इन अ लार्ज नंबर। उसके बाद मिडिल क्लास लोगों को देखें, हमारे जैसे जो लोग थे, हमारे जैसे लोगों ने दे इनिशियली लेड द मूवमेंट बट लेटर शोड अ लॉट ऑफ जो है रिजर्वेशन अबाउट गांधी प्रोग्राम को जो है उन्होंने रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया। बिजनेसमैन देखें, इकोनॉमिक बाइकआउट हो गया, रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम इंडियन बिजनेस ग्रुप बिकॉज दे हैड बेनिफिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट एम्फेसिस ऑन द इशू ऑफ द स्वदेशी। जब जब स्वदेशी का प्रमोशन हुआ तो लोग जो है वो इन्हीं जो है बिजनेसमैन के प्रोडक्ट्स खरीदने लगे और इंडिया में एक नई क्लास का जन्म होना स्टार्ट तो होना ही था, क्योंकि अगर तुम लोग ब्रिटिशर्स का प्रोडक्ट खरीदते हो तो ब्रिटिशर्स सारा पैसा वही लेंगे, लेकिन अगर तुम इंडियंस के प्रोडक्ट अब खरीदना स्टार्ट करोगे तो इंडियन जो बिजनेसमैन है वही बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर एक नई बिजनेस क्लास इंडियन के अंदर स्टार्ट हो रही है। पीजेंट्स की बात करें, जो गरीब लोग थे बेचारे मेरे जैसे, उनके साथ क्या हो रहा है, देयर वाज अ मैसिव पार्टिसिपेशन बाय द पीजेंट्स, हाउएवर इट फर्दर लेड टू द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द लोअर एंड द अपर कास्ट। फिर बाद में देखा गया कि यहां पर अगेन फिर से जो है कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई थी हायर कास्ट लोअर कास्ट की। द मूवमेंट गेव एन अपॉर्चुनिटी टू टोलिंग मासेस टू एक्सप्रेस देयर रियल फीलिंग्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एज वेल एज देयर इंडियन मास्टर्स एंड ऑप्रेसर्स। वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया इन लार्ज नंबर्स में, गेव अप देयर पर्दा एंड ऑफर्ड देयर ऑर्नामेंट्स फॉर द तिलक फंड। देख रहे हो भाई साहब, तिलक फंड
बना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तिलक फंड किस टाइम पर बना था? फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने के लिए जो है एक फंड तैयार किया गया, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना, तो उस फंड को हम क्या कहते थे? तिलक फंड। याद रखेगा, तिलक फंड पर क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। तिलक फंड किसके लिए था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने के लिए। औरतों ने भाई साहब अपने गहने तक बेच दिए, वो दे दिया कि भाई साहब प्रमोट करो इस मूवमेंट को। समझ रहे हो? ये है नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, ये है हमारी फाइट फॉर जो है यूनिटी, ये है इंडिया जिसने अपनी आजादी को लेकर इतने बड़े बड़े जो हैं वो काम किए। वुमेन्स का रोल देखिए, दे टुक एक्टिव पार्ट इन द पिकेटिंग बिफोर द शॉप्स सेलिंग फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिक्वर्स। औरतों ने उन तमाम दुकानों को जो है तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी जो फॉरेन कपड़ा बेचते थे, जो शराब बेचते थे, और इसकी वजह से इन लोगों का काफी तिलक स्वराज्य फंड की बात हम कर रहे थे। फंड वाज अनाउंस्ड बाय महात्मा गांधी आफ्टर 1 year ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द फंड वाज होमेज टू द बाल गंगाधर तिलक टू हिज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी। जब वो मैंने पढ़ा था ना कि जब गांधी जी मतलब अपनी मूवमेंट चला रहे थे इंडिया में 1920 के आसपास ही जो है बीजी तिलक की जो है वो डेथ हो गई थी, और एक एनिवर्सरी हुई थी, मतलब 1 साल हुआ था उनके डेथ को हुए, और उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने तिलक फंड बनाया, और उसी तिलक फंड से हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो वर्क कर रही थी। ठीक है, एम्ड एट कलेक्शन ऑफ 1 crore टू एड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड रेसिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल। 1 करोड़ फंड जो है इन्होंने इकट्ठा किया कि हम इस 1 करोड़ को जो है वो लगाएंगे किस लिए दोस्तों? हम लोग आएंगे इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। अब गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या था? अब तुम लोग अगर गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, यहां गवर्नमेंट कौन है? ब्रिटिशर्स है, ठीक है, ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स क्या देख रहे हैं? ब्रिटिशर्स अगर इस चीज को देख रहे हैं कि भाई साहब इंडिया के अंदर इतनी बड़ी मूवमेंट चल रही है, तो वो क्या कर रहे हैं अब इसके लिए? द पुलिस रिसोर्टेड टू फायरिंग विच टुक द लाइव्स ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल। बहुत सारी जगहों पे लोगों के ऊपर, तो बेचारों के ऊपर फायरिंग तक हो गई, लोगों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा। कांग्रेस एंड खिलाफत वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन वर डिक्लेयर्ड अनलॉफुल। यहां पर कांग्रेस को और खिलाफत मूवमेंट, मतलब जो कोई भी सपोर्ट कर रहा है उनको इलीगल कहा गया कि कांग्रेस भी इलीगल है, इसने इलीगली बनाया, इसको इलीगल बनाया, मुस्लिम लीग इलीगल है, खिलाफत मूवमेंट इलीगल है। ये सब के सब जो है वो लीडर जो हैं वो क्या कर रहे थे? अनलॉफुल है, और इनको इलीगल कर दिया गया। पब्लिक मीटिंग्स वर बैन्ड। गवर्नमेंट ने कहा कि आज के बाद पब्लिकली कोई मीटिंग नहीं होगी, ठीक है, अगर जो मीटिंग करते हुए पकड़ा गया उसको हम जेल में डाल देंगे, ठीक है। बैंड एंड मोस्ट ऑफ द लीडर्स बेयरिंग गांधी वर अरेस्टेड। गांधी को यहां पर अरेस्ट कर दिया गया। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सी पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व थी। तो देखिए, इमिनेंट पर्सनैलिटी लाइक सी राजा गोपालाचार्य, वल्लभ भाई पटेल, गोपी बंधु दास, अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ज्वाइंट द मूवमेंट। ये सारे प्रोमिनेंट लीडर थे हमारे, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव सपोर्ट देकर जो है वो काम किया। वी हैव मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास ऑल्सो ज्वाइन द मूवमेंट बाय गिविंग अप देयर लीगल प्रोफेशन। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे, ये उस टाइम के सबसे बड़े मतलब जो हैं वकील काइंड ऑफ आप कह सकते हो, और इन लोगों ने अपनी वकालत छोड़कर इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। नाउ व्हाट हैपेंस? विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखा गया। थोड़े ही टाइम में हमने देखा कि जो हमारी मूवमेंट इंडिया के अंदर चल रही थी उसका हमें विड्रॉल करना पड़ा। भाई साहब, आपके लिए अब फिर से एक सिचुएशन के क्या मजा आ रहा था, हिंदुस्तान अपनी आजादी की तरफ बढ़ रहा है और सडनली हमें नॉन कॉपरेशन जैसी मूवमेंट को रोकना पड़ा। ये क्यों हुआ? तो देखिए इस पर क्या है। इसमें हमने देखा कि इन फरवरी 1922, फरवरी का महीना था, 1922 का टाइम था, फरवरी का महीना था, 1922 का साल था, और इस साल में क्या हुआ? चोरी चूरा इंसिडेंट हुआ। भाई साहब याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में यहीं से कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल क्यों हुआ था, तो आपको आंसर देना है क्योंकि चोरी चूरा इंसिडेंट हुआ था। चोरी चूरा इंसिडेंट क्यों हुआ था ये मैं बताऊंगा आपको, अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल अच्छी रही थी, लेकिन चोरी चूरा इंसिडेंट हो गया। चोरी चूरा इंसिडेंट कब हुआ? 1922 में। इस पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चोरी चूरा इंसिडेंट कब हुआ था? 1922 में हुआ था। चोरी चूरा इंसिडेंट की वजह से कौन सी मूवमेंट रुकी थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रुकी थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसकी वजह से रुकी थी? चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से रुकी थी। तो ये ऐसे क्वेश्चंस घुमा के आपसे पूछे जाते हैं। अब भाई साहब हुआ क्या था? चोरी चोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है, ठीक है। वहां पर अगर हम देखें, वहां पर क्या हुआ था? प्रोटेस्ट चल रहा था, एंड प्रोटेस्ट चलते चलते वहां पर लाठी चार्ज का ऑर्डर हो गया लोगों के ऊपर। जैसे ही लोगों के ऊपर लाठी चार्ज का जो है हुक्म हुआ, लोग भड़क गए। भाई साहब, जनता है, कभी भी भड़क सकती है। तो यहां पर क्या हुआ? जैसे भड़क गए तो 22 policemen were brutally killed by the violent mob after the conflict between mob and the policemen of the थाना।
यहां पर पुलिस ने जिस तरीके से लाठीचार्ज लोगों के ऊपर चलाई, लोग भड़क गए, लोगों ने भाई साहब डंडे उठाए, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, 22 पुलिस वालों को मार दिया। अब आप यहां पर एक चीज याद रखिए, गांधी क्या कह रहे थे, 2 वेपन्स यूज करेंगे, नॉन कॉपरेशन, नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंट नहीं ना, मतलब वायलेंट नहीं ना होना है। तो यहां पर क्या हो गए, लोग वायलेंट हो गए। जब वायलेंट हो गए तो भाई साहब गवर्नमेंट को मिल गया चांस। 22 पुलिस वालों को तुमने मार दिया, पुलिस ने कहा अब नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने अभी तक ये कुछ पंगा नहीं कर रहे थे, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इन्होंने 22 पुलिस वालों को मार दिया, एक्शन लो भाई इनके खिलाफ, छोड़ो मत किसी को। तो पुलिस यहां से, गवर्नमेंट यहां से एक्टिव हो गई। एंड द न्यू शॉक्ड गांधी टू मच, गांधी भी काफी ज्यादा शॉक हो गए, मतलब शॉक में आ गए, वो हैरान हो गए, परेशान हो गए। नॉट हैप्पी विद द इंक्रीजिंग वायलेंट ट्रेंड ऑफ द मूवमेंट, ही इमीडिएटली अनाउंस द विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी ने कहा नहीं भाई साहब, पुल आउट करो इस मूवमेंट से, हमें इस मूवमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगा कि गांधी जी ने इसको मूवमेंट, मतलब क्यों इसको, मतलब क्या यहां पर गांधी जी ने एक बहुत बड़ा सबक लिया अपनी लाइफ का, वो सबक क्या था मैं अभी आपको बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर्स वर इंक्लूडिंग राजा गोपाल, जो CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, however expressed their disagreement at the Gandhi's decision to withdraw the movement। अब यहां पर ये जो लोग थे ना, ये सारे लोग गुस्सा हो गए गांधी जी से, कहते हैं गांधी जी आप क्या कर रहे हो, मत करो, हमारी मूवमेंट अच्छी चल रही है, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं हम लोग, आप इसको विड्रॉल मत करो। बट गांधी जी ने इसको विड्रॉल कर दिया। इन मार्च 1922 Gandhi was arrested and sentenced to the 6-year jail। 22 मार्च को, मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया और 6 साल की सजा उनको सुना दी गई। सजा क्यों सुनाई गई कि आपने लोगों को भड़काया, आपने नॉन कॉपरेशन के नाम पर लोगों को भड़काऊ भाषण दिए, लोग भड़क गए और उन्होंने हमारे 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। भाई साहब ये इल्जाम लगा गांधी जी के ऊपर और गांधी जी को डाल दिया गया, कहां मेरे दोस्तों, गांधी जी को डाल दिया गया जेल के अंदर। अब देखो यहां पर गांधी जी ने एक सबक लिया अपनी लाइफ का, और वो सबक क्या था दोस्तों, गांधी जी ने देखा गांधी जी ने क्या चीज देखी, गांधी जी ने एक चीज को नोटिस किया यहां पर, वो नोटिस करने वाला था कि लोग ना अभी भी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना उसका मतलब गलत निकाल रहे थे। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वर्ड यूज किया था स्वराज्य, याद है आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया दैट वी विल गेट स्वराज्य, हमें क्या मिलेगा, स्वराज्य मिलेगा। अगर तुम उस टाइम पर ये स्वराज्य का मतलब किसी से पूछते ना तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द टर्म स्वराज्य। देखो गरीब लोग जो होगा, पोर पर्सन जो होगा, पोर पर्सन के लिए क्या था स्वराज्य, वो कहता था कि स्वराज्य जो है गरीब लोग के लिए था कि उनको उनकी जमीन जो अंग्रेजों ने उनसे ली है, या मैं पोर पीपल कह दूं या पीजेंट्स कह दूं, ठीक है ना, तो पीजेंट्स को ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग जो हैं, हमें हमारे देश में स्वराज्य आएगा मतलब पीजेंट्स को क्या मिलेगा, उनकी जो लैंड है उनको वापस मिलेगी। इफ वी टॉक्ड अबाउट बिजनेसमैन, जो अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा, बिजनेसमैन की अगर हम बात करें तो बिजनेसमैन को लग रहा था कि व्हाट स्वराज्य इज, स्वराज्य इज सिंपली मतलब जब इकोनॉमिक जो कंडीशन है देश की ये संभालेंगे, ठीक है, ये इनकी प्रमोशन होगी, है ना। अगर हम बात करें मिडिल पर्सन की, ठीक है, मिडिल पर्सन की हम बात करें तो हर कोई जो है इसका मतलब जो है वो गलत ले रहा है। ईच एंड एवरी पर्सन, जितने भी हमने सपोर्टर्स पढ़े ना अभी तक जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अगर तुम पूछते ना स्वराज्य क्या है, हर एक बंदा स्वराज्य का मतलब गलत निकाल रहा है। लेकिन गांधी जी सिंपली वांट क्या, स्वराज्य इज सेल्फ रूल भाई साहब, अपना खुद का रूल, अपनी खुद की देश को संभालना, ये नहीं है ये अलग से। इसको क्या पढ़ा है बिजनेस को लेकर, इसको क्या पढ़ा है, हर एक ग्रुप यहां पर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर इस ग्रुप में जुड़ा हुआ था। ये चीज गांधी जी ने रियलाइज की कि भाई साहब अच्छा, तब भी तो मतलब अभी भी लोग जो हैं रियल मतलब नहीं समझ पाए स्वराज्य का, दैट व्हाट स्वराज एक्चुअली मीन। भाई साहब स्वराज्य का असली मतलब है क्या, ये लोग नहीं समझ पाए यहां पर। नाउ नेक्स्ट आते हैं कॉजेज एंड फेलियर ऑफ द मूवमेंट। तो कॉजेज में क्या है, नो नेगोशिएशन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, द मूवमेंट बिगिन शोइंग साइंस ऑफ फिटीग एज इट वाज नॉट पॉसिबल टू सस्टेन एनी मूवमेंट एट द हाई पिच फॉर एवरी लॉन्ग, इतने टाइम तक नहीं चल सकती थी। गवर्नमेंट सीम्स टू बी इन नो मूड फॉर नेगोशिएशन, और गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो मूड में भी नहीं थी कि वो मतलब नेगोशिएशन करती। उन्होंने कहा कि अरेस्ट करो इनको, जेल में डालो, बस छोड़ो इनको, ये जो मर्जी वो करें। लॉस ऑफ रेलेवेंस
रेलेवेंस ऑफ द खिलाफत इशू, और नॉन कॉपरेशन मतलब खिलाफत इशू का भी जो रेलेवेंस था वो भी खत्म हो गया। सेंट्रल थीम ऑफ द एजिटेशन खिलाफत क्वेश्चन डिस्पैच्ड सून, ये भी खत्म हो गया। अब सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपने याद रखने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, एंड दे ऑल लाइक द ट्रीटी ऑफ सरव। देखिए ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये आप जो आपकी पीडीएफ है उसमें मिल जाएंगे आपको, कुछ नहीं है, इनको पढ़ लीजिएगा। ये सेम वही जो अभी तक हमने पढ़ा उसका क्रैक्स है या उसमें से थोड़ी। देखिए कौन सी टर्की के साथ कौन सी ट्रीटी में उन्होंने उनको कंप्लीटली टर्की को डिसम्बर कर दिया था। उसके बाद 1920 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनी इलाहाबाद में जिसमें बाइकआउट किया गया। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ। आई होप सो कि आप इसको पढ़ लोगे, पीडीएफ में आपको ये चीज़ आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आराम से पढ़ सकते हो। तो ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। बाकी गाइज जो बच्चों को तो पता ही है बेसिकली आपको करना क्या है। इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर यू हैव टू सिंपली डाउनलोड द टेलीग्राम एंड देन गो टू द @Thakur_93 and join my channel where you can get the PDF of this lecture, ठीक है गाइज। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस किए, बहुत मज़ा आया आज की क्लास में। सो आई होप सो कि आपको भी मज़ा आया हो। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, बिकॉज आपके कमेंट्स ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो गाइज स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स गाइज। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट टू आवर ऑफिशियल नंबर जो आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे या आपके कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएंगे हमारे चैनल का नंबर। आपकी कोई क्वेरी है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड विद जेके एग्जाम क्रैकर। हैव अ नाइस डे गाइस एंड थैंक यू सो मच।